माया डोलस जो था वो बचपन से ही शूटर्स और गैंगस्टर के बीच में बड़ा हो रहा था। माया डोलस अशोक जोशी गैंग में 5 साल काम करता है और इसी दौरान वो अपने दोस्त से भी मिलता है, वो था दिलीप बुआ। और दाऊद इब्राहिम के कहने पर छोटा राजन ने अशोक जोशी का मर्डर कराया था। आम आदमी की मौत की वजह से मुंबई पुलिस माया डोलस के खिलाफ और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ऐसे 1-2 केस और होते हैं और माया डोलस और दाऊद इब्राहिम के बीच दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। बताते हैं कि माया डोलस संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। 1987 में संजय दत्त की एक मूवी आई थी ईमानदार, और इस मूवी का एक गाना था और इस दिल में क्या रखा है। ये गाना माया डोलस को बहुत पसंद था। 1987 से 1991 तक माया डोलस और उसकी गैंग ने मुंबई में बहुत आतंक मचाया था और ए खान यानी आफ्ताब अहमद खान IPS थे। इन्होंने देश में पहली बार ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया था और पुलिस को टिप मिलती है कि माया डोलस और उसकी गैंग स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 में रुके हुए हैं और करीब 100 बुलेट्स उसके शरीर से निकलती हैं। इस एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस पर भी काफी एलिगेंस लगाए जाते हैं और उस फ्लैट से 70 लाख रुपए मिले थे, वो कहां गायब हो गए। और माया डोलस की मां रतन प्रभा डोलस शूट आउट इट लोखंडवाला मूवी के निर्माता के ऊपर भी केस करती है। 15 नवंबर 1966 को मुंबई के साइन कोलीवाड़ा इलाके में रतन प्रभा डोलस और विठोबा डोलस के घर में जन्म होता है माया डोलस का। माया डोलस का जो बचपन में पूरा नाम था वो था महेंद्रा विठोबा डोलस। माया डोलस का जन्म मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। माता पिता और 6 भाई बहन के साथ माया डोलस मुंबई के एक चौल में रहता था। साइन कोलीवाड़ा और प्रतिभा नगर ये मुंबई के ऐसे इलाके थे जहां क्राइम की एक्टिविटीज होती रहती थी। उस वक्त के गैंगस्टर और शूटर्स पुलिस से बचने के लिए यहाँ छुपा करते थे और माया डोलस बचपन से ही शूटर और गैंगस्टर को देखते हुए बड़ा हो रहा था। इसके बाद 1982 में माया डोलस 16 साल का हो चुका था और उसने मुंबई से ITI का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसी बीच इसके संपर्क क्रिमिनल और शूटर्स से होने लगे थे। इसके बाद माया डोलस किरण बलबरकर से मिलता है जो अरुण गौली गैंग का एक खास आदमी था और माया डोलस अरुण गौली की गैंग में काम करने लगता है। इसके बाद माया और उसकी फैमिली साइन कोलीवाड़ा से प्रतिभा नगर शिफ्ट हो जाती है। अब तक माया डोलस क्राइम की दुनिया में पूरी तरह से उतर चुका था और प्रतिभा नगर के एक गुंडे से माया डोलस का झगड़ा हो जाता है और वो वहां से भागकर कंजोर मार्ग पहुंच जाता है। कंजोर मार्ग वो इलाका था मुंबई का जहां पर काफी सारे बड़े बड़े गैंग अपना काम करते थे और उन्हीं गैंग में से एक गैंग था अशोक जोशी गैंग और माया डोलस अशोक जोशी गैंग में शामिल हो जाता है। अशोक जोशी गैंग में माया डोलस करीब 4 से 5 साल काम करता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है अपने दोस्त से, वो था दिलीप बुआ। अशोक जोशी गैंग का जो काम था वो था बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकाना और उनसे पैसे वसूलना। अशोक जोशी गैंग छोटा राजन के संपर्क में था और तभी माया डोलस और दिलीप बुआ छोटा राजन से मिलते हैं और इन दोनों को डी कंपनी में शामिल होने का एक रास्ता दिखने लगा था। ये दोनों भी छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के साथ काम करना चाहते थे। दिसंबर 1988 में अशोक जोशी का पनवेल हाईवे पर मर्डर हो जाता है। इसके 1 महीने पहले माया डोलस और दिलीप बुआ ने अशोक जोशी गैंग छोड़ दिया था और डी कंपनी में शामिल हो गए थे और दाऊद इब्राहिम के कहने पर छोटा राजन ने अशोक जोशी का मर्डर कराया था और माया डोलस को ये काम दिया कि अशोक जोशी गैंग के जितने भी लड़के हैं उन सबको ठिकाने लगाना है। डी कंपनी ने ये काम माया डोलस को दिया और उसको खबर मिलती है कि अशोक जोशी गैंग के कुछ लड़के बैंड्रा में गणेश विसर्जन में आए हुए हैं और माया डोलस निकल जाता है अपने हथियार और कुछ लड़के लेकर। गणेश विसर्जन में काफी भीड़ थी लेकिन माया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां जाकर अनाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है जिससे विसर्जन में आए हुए लोगों में से 5 लोगों की मौत हो जाती है। आम आदमी की मौत होने की वजह से मुंबई पुलिस माया डोलस के खिलाफ और ज्यादा एक्टिव हो जाती है और माया डोलस मुंबई पुलिस से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है, छुपने लगता है। इसी दौरान एक और बात बताई जाती है माया के बारे में कि एक पंजाबी बिल्डर जो बैंड्रा में रहता था उसको ये फोन करके धमकाता था और पैसे मांगता था। ये जो बिल्डर था इन्होंने पहले पुलिस से हेल्प मांगी
लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इस मैटर पर। इसके बाद इन्होंने दाऊद का कांटेक्ट निकाला और दाऊद इब्राहिम से संपर्क किया और बताया कि आपके लोग माया डोलस और उसके लड़के मुझे बार बार फोन करते हैं और धमकाते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट डील कर लो, जो भी पैसा आपको चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बार बार कॉल ना करें। दाऊद ये बात मान लेता है और बिल्डर से डायरेक्ट डील कर लेता है और माया डोलस को मना कर देता है कि बिल्डर को बार बार फोन करके परेशान ना करे। ऐसे ही एक दो केस और होते हैं और इसी बीच माया डोलस और दाऊद इब्राहिम के बीच दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं और माया डोलस डी कंपनी से अलग होने का मन बना लेता है। इसी दौरान 1990s का एक और किस्सा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के 3 गोल्ड के कंसाइनमेंट आने वाले थे मुंबई पोर्ट पर और इनको रिसीव करने की जिम्मेदारी डी कंपनी माया डोलस को देती है और माया डोलस 3 में से एक कंसाइनमेंट को लेकर फरार हो जाता है और ये एक कंसाइनमेंट करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का था। और इसके बाद माया डोलस दाऊद इब्राहिम से पूरी तरह से नाता तोड़ देता है और डी कंपनी से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। और इसी बात से दाऊद इब्राहिम माया डोलस और उसकी गैंग को खत्म करने का मन बना लेता है। माया डोलस इस सोने को बेचकर नए नए हथियार खरीदता है और अलग अलग गैंग से नए नए लड़के भी अपनी गैंग में शामिल करता है। और जब माया डोलस का शूट आउट हुआ था तब उस फ्लैट से करीब 70 लाख रुपए मिले थे। ये पैसा भी उसी गोल्ड को बेचकर आया था माया डोलस के पास। डी कंपनी छोड़ने के बाद माया डोलस और दिलीप बुआ ने डी डैंग नगर से अपनी गैंग चलाना शुरू किया। माया डोलस के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत गुस्से वाला था और हर वक्त उसके दिमाग में गुस्सा भरा रहता था और हमेशा उसकी जुबान पर गाली रहती थी। माया डोलस के बारे में एक और किस्सा बताया जाता है कि वो संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। संजय दत्त की एक मूवी आई थी 1987 में, ईमानदार, और इस मूवी का एक गाना था और इस दिल में क्या रखा है। ये गाना माया डोलस को बहुत पसंद था। एक दिन मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक क्लब में माया डोलस जाता है और वेटर से यही गाना बार बार चलाने को बोलता है। करीब 8 से 10 बार वेटर ने ये गाना चलाया और उसके बाद वो मना कर देता है और माया और उसके 2 दोस्त क्लब में तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ के वेटरों को भी मारते हैं। 1987 से 1981 तक माया डोलस और उसकी गैंग ने मुंबई में बहुत आतंक मचाया था और मुंबई पुलिस भी इन लोगों से बहुत परेशान थी। इसके बाद मुंबई पुलिस 1991 में माया डोलस को पकड़ लेती है और 14 अगस्त 1991 को एक पेशी के लिए उसे मचगांव कोर्ट ले जाया जाता है। लेकिन माया डोलस बीच रास्ते में ही पुलिस वाले की बंदूक छीनकर एक हवालदार और एक इंस्पेक्टर को गोली मारकर वहां से भाग जाता है और मुंबई पुलिस फुल्ली एक्टिव हो जाती है। और मुंबई पुलिस को एक टिप मिलती है कि माया डोलस और उसकी गैंग के कुछ लड़के लोखंडवाला के अपना घर कॉम्प्लेक्स में छुपे हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स में स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 में ये लोग छुपे हुए हैं। और इसके बाद ए खान, आफ्ताब अहमद खान, IPS ऑफिसर, देश में पहली बार ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाते हैं और इसमें सीनियर इंस्पेक्टर कबीर राणा, सुनील देशमुख और इकबाल शेख इस टीम को लीड करते हैं और माया डोलस के एनकाउंटर की प्लानिंग शुरू करते हैं। रात के करीब 2:30 बजे तक ये लोग मीटिंग करते हैं और सुबह करीब 12:30 बजे ये लोग लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के स्वाति बिल्डिंग की घेराबंदी कर देते हैं। अंदर माया डोलस और उसकी गैंग के लड़के मौजूद थे। ATS की 10 लोगों की टीम पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर कबीर राणा उस टीम को लीड करते हैं। इसके बाद 1:30 पर पूरी बिल्डिंग को सीज कर देते हैं और इंस्पेक्टर कबीर राणा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं और गेट को नॉक करते हैं तो अंदर से धुआंधार फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे इंस्पेक्टर कबीर के कंधे पर एक गोली लगती है और एक गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में अटक जाती है। माया डोलस समझ चुका था कि मुंबई पुलिस उसका एनकाउंटर करने के मूड से आई है। इसके बाद माया डोलस दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम को फोन करता है और बताता है कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन दाऊद इब्राहिम इस मामले में माया की कोई हेल्प नहीं करता और बोलता है कि मुंबई का काम तुमने लिया है तो तुम ही हैंडल करो। माया डोलस समझ चुका था कि दाऊद ने ही उसकी फील्डिंग लगाई है। इसके बाद स्वाति बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है और अनाउंसमेंट किया जाता है
कि कोई भी अपनी खिड़कियों से ना झांके। इसके बाद ए खान, आफ्ताब अहमद खान मुंबई पुलिस की फोर्स लेकर स्वाति बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। पूरी मुंबई में नाकाबंदी कर दी जाती है और आसपास के इलाकों में भी पता चल चुका था कि यहाँ पर बड़ा एनकाउंटर होने वाला है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को यहाँ पहली बार देखा गया था और अब तक माया डोलस के गैंग के 3 गैंगस्टरों को मार दिया गया था। अब इस एनकाउंटर का सेकंड फेज शुरू होता है करीब 2:30 बजे। दिलीप बुआ स्वाति बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर पहुंच जाता है और वहां से फायरिंग करता है। इसी बीच उस समय के मुंबई के कमिश्नर कृष्ण मूर्ति जी वो जाकर कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं और इस एनकाउंटर की पल पल की खबर लेते हैं और उन्होंने क्राइम ब्रांच के एसीपी गोपसे को यहाँ भेजा एटीएस के चीफ ए खान से बात करने के लिए कि हमें इन लोगों को जिंदा पकड़ना है, इनका एनकाउंटर नहीं करना है, इस एनकाउंटर को रोक दो। लेकिन खान साहब ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम अपनी पोजीशन ले चुके हैं और काफी सारे गैंगस्टर को मार भी चुके हैं, अब हम नहीं रोक सकते, इन लोगों को खत्म करके निकलेंगे यहाँ से। इसके बाद दिलीप बुआ के पैर में गोली लग जाती है और 4 बजे के बाद उसकी तरफ से फायरिंग आना बंद हो चुका था और इसके बाद दिलीप बुआ खत्म हो जाता है और अब सिर्फ माया डोलस बचा था और वो समझ चुका था कि अब यदि जान बचानी है तो सरेंडर करना होगा, क्योंकि पूरी गैंग उसकी अब तक खत्म हो चुकी थी। इसके बाद अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए माया डोलस ऊपर से नीचे उतरता है। अपने दोनों हाथ ऊपर करके वो बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। लेकिन नीचे जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे वो सभी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और माया डोलस को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। करीब 100 बुलेट्स उसके शरीर में घुस चुकी थी। इस एनकाउंटर के बाद एसीपी खान के ऊपर काफी सारे एलिगेंस लगे थे। उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और ये भी कहा गया कि इतने बड़े एनकाउंटर करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ ऐसे इल्जाम भी लगाए गए कि उनको दुबई से दाऊद इब्राहिम का फोन आया था, इसलिए ये एनकाउंटर किया गया था। और ये बात भी सामने आती है कि एनकाउंटर के बाद जो 70 लाख रुपए मिले थे फ्लैट से वो कहाँ गए। ये इल्जाम भी लगाया गया कि वो 70 लाख रुपए पुलिस ने गायब कर दिए। इस एनकाउंटर के बाद छोटा राजन का भी एक स्टेटमेंट सामने आया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी के बाद छोटा राजन ने बताया था कि ये दोनों मेरे आदमी थे और दाऊद इब्राहिम के कहने पर इन लोगों का एनकाउंटर किया गया है। शूट आउट इट लोखंडवाला इस मूवी को लेकर भी काफी विवाद हुए थे। इस मूवी में पुलिस वालों को काफी हिंसक तरीके से दिखाया गया है और मूवी में दिखाए गए पात्र वास्तविक जीवन पर आधारित थे, जैसे एसीपी आफ्ताब अहमद खान और गैंगस्टर माया डोलस। माया डोलस की मां रतन प्रभा डोलस ने फिल्म के निर्माता पर भी केस किया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके बेटे को फिल्म में गलत दिखाया गया।